नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि तेलुपा जिया की मौत की तारीख को आज में ही बदल देती है और इमूगी बॉय लोगों में महामारी फैलाना शुरू कर चुका है। अब आगे जिया को होश आता है। लियोन उसे बोलता है कि चलो सालों से चलती आ रही इस लड़ाई को अब खत्म करते हैं। उधर लोगों को मरता देख यूरी बहुत परेशान हो जाती है। इमूगी बॉय कार में आकर बैठता है और यूरी को ड्राइव करने के लिए बोलता है। वो इमोशनल होकर उसे बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इस तरह से पूरी दुनिया को तबाही में ढकेलने में तुम्हें मजा आता है। इमूगी बॉय बोलता है नहीं, सच बताऊं तो मैं घर में शांति से बैठकर किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूँ। यूरी बोलती है तो फिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो। इमूगी बॉय बोलता है क्योंकि मैं लियोन की मौत चाहता हूँ। यूरी मुस्कुरा कर बोलती है और तुम्हें लगता है कि वो इतनी आसानी से हार मान लेगा। इमूगी बॉय बोलता है इसलिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। वो मेरे खिलाफ अपनी लड़ाई कभी खत्म नहीं करेगा। वो हमेशा अपनी किस्मत को नकारता रहता है। अब हम पीछे नहीं मुड़ सकते। हम दोनों अपनी अपनी सीमा लांघ चुके हैं। इधर लियोन जिया को बाहर लेकर आता है। लीरैंग लियोन पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की। लियोन बोलता है मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। लीरैंग बोलता है चुप करो। शिंजू लीरैंग से बोलता है कि तुम्हें तो ये पहले ही समझ जाना चाहिए था जब मिस्टर लियोन ने हम सबको मीटिंग के लिए बुलाया था। लीरैंग बोलता है जैसे तुम्हें बड़ा पता था कि लियोन के दिमाग में ये सब चल रहा है। शिंजू बोलता है अगर इनके पास सच में सिंसलेयर खंजर होता ना तो उस दिन ये हम सबको बुलाकर इतना बकबक नहीं करते, बल्कि सीधा उस पर वार करके उसे खत्म कर दिया होता। क्या? नहीं, मेरा मतलब मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं। अगर आपके पास सच में सिंसलेयर होता तो आप इतना बकबक नहीं करते, बल्कि सीधा जाकर के उस पर वार कर दिया होता। बात तो सही है। मिसेस स्नेल ब्राइट बोलती है तो क्या आपको आपका जवाब मिला। लियोन बोलता है हाँ, लग तो वैसा ही रहा है। मुझे वो चाबी मिल गई है जिसके जरिए इमूगी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। इज टॉकिंग अबाउट वो इमूगी का स्केल। लियोन बोलता है लेकिन अब मैं सिर्फ जिया के शरीर से उसे निकाल कर शांत नहीं होने वाला, बल्कि मेरा प्लान तो उसे हमेशा के लिए दफनाना है ताकि वो कभी भी दोबारा बाहर नहीं निकल पाए। उधर ऑफिस में हेड की हालत बिगड़ना शुरू हो चुकी है क्योंकि उन्होंने उस डिटेक्टिव को छुआ था, इसलिए उनके शरीर पर भी लाल धब्बे होना शुरू हो चुके हैं। तभी किम और जेवॉन आते हैं और वो उन्हें पुलिस स्टेशन वाली सारी बातें बताते हैं। उसके बाद जेवॉन जिया को बताता है कि वो ऑफिसर मर गया। हेड ने बताया कि उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक था। सीपीआर देते वक्त हेड ने उसके शरीर में अजीब से लाल धब्बे नोटिस किए थे और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उस ऑफिसर ने अपने मुंह से एक अंडा उगला था। जिया बोलती है अंडा। ये सुनकर लियोन बोलता है क्या वो दोनों अभी भी हेड के पास ही हैं? लियोन की बात सुनकर जिया घबराते हुए बोलती है तुम दोनों अभी कहाँ हो? ये दोनों अभी भी हेड के ही पास हैं और वो इन दोनों को पुलिस स्टेशन वाली बातें बता रहे हैं। जिया बोलती है जल्द से जल्द उनसे दूर हो जाओ। फिर मिसेस स्नेल ब्राइट जिया से हेड का हाल पूछती है। जिया बोलती है अभी तक तो वो ठीक ही हैं। तभी लीरैंग एक न्यूज आर्टिकल दिखाता है जिसमें ऑफिसर की मौत की खबर थी। जिया भी एक न्यूज अपडेट देखती है जिसके अकॉर्डिंग सिटी में लोगों की मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। ये सब देखकर लियोन हड़बड़ाते हुए बोलता है कि मुझे कहीं जाना है और जाने लगता है। जिया पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? लियोन बोलता है तुम घर चली जाओ, मैं आता हूँ, लेकिन अकेली मत जाना, इन दोनों में से किसी को साथ लेकर जाना। और हड़बड़ी में वहाँ से चला जाता है। लियोन कार में मिस्टर योनयोंग से बात करता है। मिस्टर योनयोंग जिया के डेथ रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ से लेकर तेलुपा को छोड़ देने तक की सारी बातें उसे बता देते हैं। इधर जिया समझ जाती है कि इतने लोगों की अचानक से हुई मौत के पीछे इमूगी बॉय का हाथ है, क्योंकि उसने बोला था कि वो जल्द ही एक वायरस फैलाने वाला है। वो परेशान हो जाती है कि मेरे मम्मा पापा ठीक तो होंगे ना। शिंजू बोलता है तुम परेशान मत हो, मैं जाकर देखता हूँ, तुम लीरैंग के साथ घर जाओ और मिस्टर लियोन के आने का वेट करो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों तो ठहरे चूहा बिल्ली, भला ये दोनों कभी शांति से एक साथ रह सकते हैं? तो दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं। घर में लड़ाई, स्कूल में लड़ाई, बाथरूम में लड़ाई, बाहर लड़ाई, हर जगह मारपीट करते रहते हो। सारा दुश्मनी निकल जाइए क्या यहीं? अरे मार के तो दिखाओ। क्या बोला बे? हमने कहा हिम्मत हो तो मार के दिखाओ। मार देंगे तो क्या कर लेगा बे? अरे पहले मारो फिर बताते। बहुत देर से देख रहे तुम्हें बदतमीजी। बहुत पंचायत कर लियो। चलो अपनी तशरीफ की टोकरी उठाओ और निकल लो। और जिया गुस्से में अपने रास्ते चली जाती है। लीरैंग उसे पीछे से देखते हुए बोलता है ये कितनी येड़ी है, पता नहीं लीरैंग को ये इतनी क्यों पसंद है। जिया रोड क्रॉस कर रही होती है, तभी अचानक से उसकी तरफ आते हुए एक ट्रक का ब्रेक फेल हो जाता है और वो बस तेजी से जिया की तरफ आने लगता है। ये सब लीरैंग भी देखता है जो दूर से जिया पर नजर रखे हुआ था। जी हाँ, झगड़े के बावजूद भी वो जिया की रक्षा के लिए छुपकर उसके पीछे पीछे आ रहा था।
क्योंकि अरे जिया उसके भाई की जान है और इसीलिए उसकी अनुपस्थिति में जिया की रक्षा करना उसी का तो काम है। पर क्या करे जनाब, अपना एरोगेंट एंड रूड नेचर भी तो मेंटेन करके रखना है ना। खैर ये सब छोड़ो, हम सीरियस मोमेंट पर आते हैं। लीरैंग जिया के बचाव के लिए इसलिए नहीं जाता है क्योंकि उसके कैलकुलेशन के हिसाब से ट्रक जिया को हिट नहीं करेगी। पर तभी अचानक से एक बच्ची का टेडी बेयर सड़क पर गिर जाता है, जिसे उठाने के चक्कर में जिया एक पल के लिए वहीं पर रुक जाती है और उधर तेलुपा उदास होकर अपना सिर पकड़ लेती है और इधर दिखाया जाता है कि जिया तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि मिस्टर यॉन योंग ने बिल्कुल एग्जैक्ट मोमेंट पर आकर उसे बचा लिया। ये दूर खड़ा लीरैंग भी ये सब देख रहा था, जो समझ जाता है कि हो ना हो इस एक्सीडेंट के पीछे सैमडो रिवर के गेट कीपर्स का इन्वॉल्वमेंट जरूर है। लगता है अब कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। फिर वहाँ से चला जाता है। उधर लियोन तेलुपा के पास आकर बोलता है, तुमने जिया के डेथ रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की है ना? तुम जानबूझकर ऐसा काम क्यों कर रही हो जिसके बाद तुम खुद भी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगी? तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? तेलुपा बोलती है, तुम कुछ भी कहो पर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। लियोन गुस्से में बोलता है, जो महामारी फैला रहा है उसे क्यों नहीं मार रही? जिया ही क्यों? तेलुपा बोलती है, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम उसे अपनी तलवार से भी नहीं मार सकते। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या उस बच्ची के शरीर के अंदर का इमूगी है। इमूगी बॉय को खत्म करने के लिए इमूगी बाबा को खत्म करना होगा और इमूगी बाबा को खत्म करने के लिए उस बच्ची को मरना ही होगा। लियोन बोलता है, मैं ये सिर्फ एक बार ही बोलूंगा, चीजें जैसी थी उसे वापस वैसी ही कर दो। मैं किसी को भी जिया को खुद से दूर नहीं लेकर जाने दूंगा, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। और अपना तलवार निकाल लेता है। तेलुपा खड़ी होकर बोलती है, आगे बढ़ो। लियोन अपनी तलवार लेकर तेलुपा की ओर बढ़ने लगता है। इधर मिस्टर यॉन योंग जिया को डेथ रिकॉर्ड की छेड़छाड़ वाली बात बताकर उससे माफी मांगने लगते हैं। जिया बोलती है, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आपने तो मेरी जान बचाई है। फिर वो लियोन के बारे में पूछती है। मिस्टर यॉन योंग बोलते हैं, वो मेरी बीबी यानी कि तेलुपा के पास सेटलमेंट करने के लिए गया है। जिया बोलती है, उसे कुछ होगा तो नहीं ना? मिस्टर यॉन योंग बोलते हैं, पता नहीं, एक बार मेरी बीवी अगर किसी चीज को लेकर अपना मन बना लेती है फिर वो किसी की भी नहीं सुनती, और ये बात लियोन को भी पता है। जिया बोलती है, तो क्या वो मेरे लिए खुद को खतरे में डाल रहा है? मिस्टर यॉन योंग बोलते हैं, शायद वो इस बार अपनी सारी चीजें दांव पर लगाने वाला है। उधर लियोन अपनी तलवार को टेबल पर रखकर बोलता है, मुझे बस 3 दिनों की मोहलत दे दो। अगर मैं 3 दिनों के अंदर इमूगी को नहीं पकड़ पाया तो इसी तलवार से मेरी जान ले लेना, लेकिन प्लीज मुझे 3 दिन दे दो। तेलुपा बोलती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। लियोन वो स्किल दिखाते हुए बोलता है, मेरे पास उसका स्किल है। उसकी बात काटते हुए तेलुपा बोलती है, अब बहुत देर हो चुकी है। लियोन इमोशनल और थोड़े गुस्से के साथ बोलता है, मैं उसे पकड़ सकता हूँ, मैं इमूगी को पकड़ सकता हूँ। तेलुपा बोलती है, तुम्हें अंदाजा भी है कि इन 3 दिनों के अंदर वो कितनी जिंदगियां ले सकता है? आम लोगों की जिंदगी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी जिसे तुम बचाना चाहते हो। लियोन अपने घुटने पर बैठ जाता है और इमोशनल होकर बोलता है, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज जिया को मत मारो, तुम जो बोलोगी मैं वो सब करूंगा। तेलुपा उसकी बात काटते हुए बोलती है, लड़ो मुझसे, ये सब बकवास करने के बजाय मुझसे लड़ो जैसा तुम अक्सर करते हो। लियोन इमोशनल होकर बोलता है, प्लीज एक मौका दे दो। ये देखकर तेलुपा भी इमोशनल हो जाती है। फिर वो बोलती है, खड़े हो जाओ, अगर मुझे अपना मन बदलना ही होता तो मैं ऐसा करती ही नहीं। इधर जिया इमोशनल हो रही होती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं होती ही नहीं तो लियोन अभी भी एक माउंटेन गॉड होता, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। मिस्टर यॉन योंग उसे समझाने लगते हैं। उधर लियोन अभी भी आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन हाउस के बाहर बैठा है। रात से सुबह हो जाती है और वो अभी भी बाहर ही बैठा है। फिर वो हताश होकर जाने लगता है। तभी तेलुपा वहाँ आती है और उसे बातों ही बातों में पूछती है कि अगर तुम्हारी इतनी कोशिशों के बाद भी एंडिंग वही रहे तो तुम क्या करोगे? अंत में अगर तुम या वो बच्ची दोनों में से सिर्फ किसी एक का ही बचना संभव हो तो? लियोन बोलता है, तो अंत नहीं बदलने वाला, और हताश होकर अपना सिर झुका लेता है। उधर लीरैंग सोकर उठता है एंड एज यू कैन सी कि उसके चेहरे और पूरे कपड़े पर स्टिकर्स लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है ये शरारत किसकी है? एग्जैक्टली हमारे टिंगू महाराज की। लीरैंग बाहर आता है तो टिंगू के फैलाए खिलौने से उसे चोट भी लग जाती है। बेचारा लीरैंग, टिंगू ने तो इसकी बैंड बजा कर रखी है। लीरैंग बोलता है, तुम कितने दिनों से यही कपड़े पहनकर घूम रहे हो, तुमने इन्हें धोया भी है? टिंगू ना में अपना सिर हिलाता है। फिर लीरैंग उसे अपना कार्ड देकर बोलता है कि डिपार्टमेंट स्टोर जाकर अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो, मुझे गंदगी पसंद नहीं। उसके बाद वो बाथरूम चला जाता है और ओए टिंगू के बच्चे, ये सब क्या है? मेरे पूरे शरीर पर स्टिकर्स क्यों भर रखा है तूने?
जिया के पेरेंट्स घर के गार्डन में बैठकर बातें कर रहे हैं और शिंजू बाहर कार में बैठा उन पर नजर रखे हुआ है। उसके बाद वो एक रिंग निकालता है। ये रिंग उसने यूरी के लिए लिया था, लेकिन उसे देने से पहले ही उसने इससे ब्रेकअप कर लिया, इसलिए वो उदास हो जाता है। उधर ली रैंग रेस्टोरेंट में लियोन से किए गए बातों के बारे में सोच रहा होता है। 600 सालों से ये लड़ाई चलती आ रही है। मैं अब इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। ली रैंग बोलता है, और अगर तुम असफल हो गए तो? लियोन बोलता है, इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद लियोन ने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खत्म करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे फाइनल वेपन यानी कि आखिरी हथियार, या अपने शब्दों में बोले तो ब्रह्मास्त्र बनो। लेकिन ली रैंग मना कर देता है, ये बोलकर कि इमुगी पूरी दुनिया को खत्म कर दे या तुम्हारी औरत की हत्या, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हम दोनों के पास अलग अलग चीजें हैं रक्षा करने के लिए। तुम अपनी औरत की रक्षा करो और मैं यूरी को इमुगी के चंगुल से छुड़वाऊंगा और तुम्हें भी बचाऊंगा। उसके बाद वो टिंगू को घर का ध्यान रखने का बोलकर चला जाता है। जस्ट टेल मी वन थिंग कि ये सभी लोग टिंगू को सभी चीज का ध्यान रखने के लिए बोलकर क्यों खिसक लेते हैं? उन्हें समझ नहीं आता कि ये बच्चा है। उस दिन यूरी ली रैंग को इस पर छोड़कर लालटेन फल लेने के लिए भाग गई थी, और आज ये महाराज इसे घर का ध्यान रखने के लिए छोड़कर भाग गया। अबे क्या बच्चे की जान लेगा? हेड मिसेस स्नेल ब्राइट के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आता है। मिसेस स्नेल ब्राइट पूछती है, आप ठीक तो है ना? हेड बोलता है, बिल्कुल, मैं दिन में 200 स्क्वाट्स करता हूँ, मुझे क्या हो सकता है। उधर किम और जेवॉन बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि और भी ऑफिसर्स में वो लाल धब्बे वाली बीमारी फैल गई है और उन सभी को एडमिट कर दिया गया है। जेवॉन बोलता है, अपने हेड तो ठीक है ना? किम बोलती है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि एक बार जाकर के चेकअप करवा ले, पर वो सुने तब तो। जेवॉन बोलता है, वो ठीक है, तब तो हमें भी कुछ नहीं हुआ होगा। उधर रेस्टोरेंट में खाते खाते अचानक से हेड की तबीयत खराब होने लगती है। मिसेस स्नेल ब्राइट देखती है कि उनके हाथों में भी लाल धब्बा भर चुका है। वो जल्दी से उन्हें खड़ा करके उनके पेट को दबाने लगती है और उनके मुंह से भी वही अंडा निकलता है। दूसरी तरफ किम और जेवॉन जब एडिटिंग रूम पहुंचते हैं तो देखते हैं एडिटर बेहोश है। उसके पूरे शरीर पर भी वही लाल धब्बे होते हैं और वो मर चुका होता है। किम बोलती है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, मैं मदद लेकर आती हूँ। जब वो बाहर आती है तो देखती है 2 लोग जमीन पर वही लाल धब्बों की वजह से मरे पड़े हैं। लाल धब्बे वाली ये बीमारी दूसरे डिपार्टमेंट में भी फैल चुकी है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये बीमारी अब महामारी का रूप ले चुकी है और बहुत से लोग ऑलरेडी इसका शिकार हो चुके हैं। जो भी लोग लाल धब्बे वाली बीमारी से ग्रसित लोगों को छूते हैं उनमें भी ये बीमारी फैल जाती है। जब ये बात जिया को पता चलती है तो वो तुरंत न्यूज चलाती है। न्यूज के अकॉर्डिंग बहुत से लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है और कंटीजियस यानी कि छूने से फैलने की वजह से ये महामारी बहुत तेजी से फैलती जा रही है। उधर इमुगी बॉय के घर में यूरी उसके पूरे घर को देख रही थी। इमुगी बॉय पूछता है, घर कैसा लगा? यूरी बोलती है, बहुत गंदा, ये मेरे स्टाइल का घर नहीं है। इमुगी बॉय बोलता है, फिर तो ये घर बिल्कुल नॉर्मल है। जब बेइज्जती है। इमुगी बॉय बोलता है, मैं फ्री का चाय पीने जा रहा हूँ, तब तक तुम जाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिल सकती हो। हैं? इतनी आसानी से? ना, इसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। वेल, देखते हैं अब ये क्या स्यापा करने वाला है। उधर शिंजू अभी भी कार में बैठा जिया के पेरेंट्स पर नजर रखे हुए होता है। तभी यूरी का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है और ये मान भी जाता है, पर इसे तो जिया के पेरेंट्स की रक्षा करने के लिए कहा गया था ना। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। उधर जिया वॉशरूम में आकर आईने के सामने अपने हाथ को काट कर इमुगी को बुलाती है, पर वो बाहर नहीं आता। जिया चाकू को अपने गर्दन पर रखकर बोलती है कि मेरे 3 गिनने तक अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं खुद को मार लूंगी। 1, 2, 3 और ये इमुगी बाबा प्रकट। फिर दोनों में बातें होने लगती है, जिसमें पता चलता है कि इमुगी बाबा जल्द ही जिया के पूरे शरीर पर अपना कब्जा कर लेगा, और यहाँ पर जल्द ही से मेरा मतलब है सिर्फ 2 या 3 दिन। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वो अनस्टेबल स्टेट में है, यानी कि इमुगी बाबा के कब्जा करने से पहले अगर जिया मर जाती है तो उसके साथ साथ इमुगी बाबा की भी कहानी खत्म। उधर लियोन देखता है कि हर तरफ लोग मर रहे हैं, और इधर जिया इमुगी बाबा को इमुगी बॉय के खिलाफ भड़काने लगती है। वो बोलती है, लगता है बेचारे को मेरे द्वारा रिजेक्ट होने की वजह से बहुत ठेस पहुंची है, इसलिए तो उसने तुम्हें और मुझे, हम दोनों को अपने साथ नर्क में ले जाने का प्लान बना लिया है। मेरे मौत की तारीख बदल चुकी है। ये सुनकर इमुगी बाबा हैरान हो जाता है। जिया बोलती है, तुम्हें क्या लगता है उसे नहीं पता था कि तेलिपा निर्दोष लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है? तभी मिस्टर यॉन योंग बाहर से दरवाजा खटखटाकर जिया को आवाज लगाते हैं और इमुगी बाबा फिर से अंदर चला जाता है। उधर शिंजू यूरी से मिलने आता है। फिर पता चलता है कि इमुगी बॉय ने यूरी को शिंजू से मिलने की परमिशन इसलिए दी थी ताकि वो उसे वहाँ पर रोक सके और इमुगी बॉय जिया के पेरेंट्स को आकर मार सके। इमुगी बॉय ने यूरी से कहा था कि अगर शिंजू मुझे आज वहाँ नजर आया तो आज उसकी कहानी खत्म, आज वो मेरे हाथों मारा जाएगा।
और इसीलिए यूरी के पास शिंजू को रोकने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। इधर जिया पानी पी रही होती है, तभी उसके पापा का कॉल आता है। वो बोलते हैं तुम्हारा कोई दोस्त यहाँ आया है। जिया बोलती है दोस्त कौन? मैंने कहा था ना कि किसी अनजान के लिए दरवाजा मत खोलिएगा। जिया के पापा बोलते हैं अरे नहीं, हम इसे जानते हैं। मैंने बताया था ना वो साफ चेहरे वाला आदमी, वो कागज का फूल, कुछ याद आया? ये सुनकर जिया का दिमाग खराब। इमुगी बॉय फोन लेकर बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे अब अच्छे से पेश नहीं आऊंगा। जिया बोलती है अगर तुमने उन्हें छुआ भी तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इमुगी बॉय बोलता है अपनी किस्मत को नकारना बंद करो, मैं उन सब चीजों को तबाह कर सकता हूँ जिन्हें तुम संजो कर रखना चाहती हो। ये सुनकर जिया के पेरेंट्स बोलते हैं तुम उसके दोस्त नहीं हो, है ना? कौन हो तुम? इमुगी बॉय बोलता है मेरा फांसी पर लटकने का मन कर रहा है। नहीं। और इसी के साथ एपिसोड का पहला पार्ट भी यहीं पर खत्म होता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।